हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिशु साइंस एकेडमी। एंड आज हम अपनी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं साइंस पेडागोजी की, जिसमें हम 2011 से 2024 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे यहाँ इस सीरीज में। एंड इसमें क्या है, हम क्वेश्चंस के साथ साथ जो आपका टॉपिक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है लो और थ्योरी के ऊपर, तो लो और थ्योरी भी मैं आपको साथ साथ डिफाइन करती हुई चलूंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑप्शन बता दिए, इसका ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। हम पूरा इन डिटेल डेप्थ में डिस्कस करेंगे। एंड जितने भी टॉपिक है ना, वो सारे इन क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे जितने भी टॉपिक हैं वो सॉल्व हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो हम जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के साथ साथ ही टॉपिक साथ लेते हुए चलेंगे। आज डे 1 है हमारा इस सेशन का, इस सीरीज का। एंड उसके अलावा जो हमारी थ्योरी वाली क्लासेस हैं वो तो चल ही रही हैं। आई होप आपने वो देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो वो वीडियोस पे आप जरूर देखें। वहां भी देखो, आपका एक और चीज मैं आपको बताऊं, हम जितनी भी चीजें कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, कर रहे हैं इवन तो सिलेबस मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आपका सिलेबस क्या है सीटेट का। अभी रिसेंटली जो आपका नोटिफिकेशन आया है कल, सिलेबस कोई चेंज नहीं हुआ है। सिलेबस एज इट इज है, जो पहले था वही है, अभी भी वही सिलेबस है, तो सिलेबस सेम रहने वाला है। सिलेबस मैंने डिस्कस किया था, एक बार अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें साइंस का सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। जो आपका इवन आपने देखा होगा नोटिफिकेशन, मैंने आपको पीडीएफ फॉरवर्ड किया था टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे सिलेबस दे रखा था। तो आई होप आपने सारा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिलेबस देखा होगा। पेपर 1 पेपर 2 दोनों का ही सिलेबस दे रखा है उधर। तो पेपर 2 में अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस का सिलेबस भी उधर गिवन है, बट फिर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें साइंस का सिलेबस आपको बता दूंगी। और साइंस का जो सिलेबस है थ्योरी प्लस पैडागोजी का, वो तो थ्योरी आपको पता है 20 मार्क्स की आती है और पैडागोजी आपकी 10 मार्क्स की आती है। तो दोनों को ही हम साथ लेके चलेंगे, थ्योरी प्लस पैडागोजी। तो थ्योरी तो हमारी चली रही है, इसमें 5 से 6 टॉपिक हम कर चुके हैं अलॉन्ग विद देयर पीवाईक्यूज। एंड पैडागोजी हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस के साथ साथ ही क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चंस अभी जब मैं कराऊंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हम प्रिपरेशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है जो एग्जामिनर ज्यादातर पूछ रहा है आजकल। तो असर्शन दिया हुआ है आपके पास कि हाइपोथेसिस बिकम थ्योरीज, जो हाइपोथेसिस है वो थ्योरीज बन जाती हैं, और विच इन टर्न बिकम लॉ, और ये जो थ्योरीज है फिर ये बाद में लॉज बन जाते हैं। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में रीड कर लेंगे कि परिकल्पनाएं सिद्धांत बनाती हैं, परिकल्पनाएं जो हैं उनसे सिद्धांत बनते हैं जो कि बाद में नियम बन जाते हैं। तो ये सही नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत है कि हाइपोथेसिस बिकम थ्योरीज। नॉट ऑल हाइपोथेसिस बिकम थ्योरीज। वी कैन से कि जो थ्योरीज है ना वो हाइपोथेसिस से ही बनती हैं। थ्योरीज बनती तो हाइपोथेसिस से ही है, बट ऐसा नहीं है कि हर हाइपोथेसिस से हमारी थ्योरीज बनती हैं। ठीक है, उसके अलावा थ्योरीज विच इन टर्न बिकम लॉ, इसने कहा कि थ्योरी जो है ना वो लॉ बन जाते हैं, तो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। थ्योरी कभी लॉ नहीं बनते, थ्योरी अलग है, लॉ अलग है, दोनों को ही मिक्स नहीं करना है, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। और इससे हमेशा क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज नहीं होना है। थ्योरी अलग चीज है, लॉ अलग चीज है, दोनों को मिक्स नहीं करना है, दोनों को अपना अपना काम है। ठीक है, उसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट है कि साइंटिफिक लॉ सच एज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आर एब्सोल्यूट, कि जो साइंटिफिक लॉज होते हैं ना वो एब्सोल्यूट होते हैं, वो निरपेक्ष होते हैं, उनको हम कभी बदल नहीं सकते। तो ऐसा भी नहीं है। हमें पता है, हमने न्यूटन लॉ पढ़ा है। न्यूटन लॉ जब हमने न्यूटन लॉ नहीं, इसके बारे में हमने एटम्स के बारे में पढ़ा था। तो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी थी, है ना। डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, प्रोटॉन के बारे में बताया, न्यूट्रॉन के बारे में बताया। तो हर एक साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी थी वहां पे इन केस ऑफ एटम्स। तो ऐसा नहीं है कि जो एक बार बन गया उसको चेंज नहीं कर सकते। दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू कि साइंस जो है, साइंटिफिक लॉ जो है दैट आर एब्सोल्यूट। दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं होता साइंस में। ठीक है, समय के साथ साथ चीजों में बदलाव होता रहता है। तो थ्योरी और लॉ दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। थ्योरी आपको बताती है, थ्योरी आपको आंसर करेगी वाई का, ये जो हुआ ये क्यों हुआ, वो बताएगी आपको थ्योरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जर्म थ्योरी की बात करूं, तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज की बात करूं तो इसमें ये एक्सप्लेन करता है कि व्हाई डिजीज स्प्रेड, जो डिजीज हमारे स्प्रेड हो रहे हैं वो क्यों स्प्रेड हो रहे हैं। तो ये इसका आंसर होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिजीज स्प्रेड कर रहे हैं, तो हमें इससे व्हाई का आंसर मिल रहा है ना। लॉ हमें बताता है कि व्हाट इज दिस, लॉ से हमें डेफिनेशन पता चलती है, डिस्क्रिप्शन पता चलती है, और थ्योरी से हमें एक्सप्लेनेशन पता चलती है। तो लॉ हमें बताता है कि जो ये चीज है वो क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करूं कि व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
तो ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ जो है ना वो व्हाट का आंसर देता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, इट स्टेट्स दैट मास इज नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। यही कहता है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जो भी सब्सटेंस है, कोई मास है, उसको ना हम बना सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, तो लॉ क्या कर रहा है, आपको बेसिकली ये याद रखना है कि थ्योरी और लॉ दोनों अलग अलग चीजें हैं। थ्योरी आंसर करता है वाई का, लॉ आंसर करता है व्हाट का, ठीक है। यही मैं आपको समझाना चाह रही थी। आई बिलीव कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको ऑप्शन चूज करना है। सही ऑप्शन क्या है, आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है, असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बोथ ए एंड आर फॉल्स। ए और आर दोनों ही कैसे हैं, असत्य हैं। क्लियर। तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये देखो यहाँ पे मैंने ना इमेजेस ऐड की हैं, ताकि क्योंकि इमेजेस से क्या होता है, हमें लॉन्ग टर्म तक चीजें याद रहती हैं। तो लॉज जो है, लॉज और थ्योरी में यही डिफरेंस है। लॉ आपको बताएगा व्हाट का आंसर देगा, थ्योरी आपको वाई का आंसर देगी, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। हर क्लास में हम 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है, रीड द एक्सर्प्ट गिवन बिलो। एक स्टेटमेंट दे रखी है कि अ टीचर अरेंज्ड अ फन ट्रिप टू कुतुब मीनार फॉर हर लर्नर्स। द लर्नर सॉ द आयरन पिलर इन द कुतुब कॉम्प्लेक्स। द टीचर आस्क्ड the learner to note down the details displayed about the pillar that is 1600 year old and rust resistant. She also asked them to write those iron items in their house which are being used regularly and are rusted and think of causes of rusting and ways to prevent rusting. मतलब एक शिक्षिका ने क्या किया, अपने विद्यार्थियों को लेके गई कहाँ पे, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के आमोद प्रमोद भ्रमण की व्यवस्था की। विद्यार्थियों ने कुतुब परिसर में लोहे का स्तंभ देखा, लोहे का पिलर देखा। शिक्षिका ने विद्यार्थियों को स्तंभ के बारे में परिदर्शित विवरणों को लिखने के लिए कहा। उसने कहा कि इसके बारे में अपने पॉइंट्स लिखो, पॉइंट ऑफ व्यू लिखो, जो कि 1600 वर्ष पुराना है और जंग प्रतिरोधी है। वह उन्हें अपने घर के लोहे की उन वस्तुओं को लिखने को भी कहती है जो कि नियमित रूप से इस्तेमाल होती हैं तथा जिनमें जंग लगी हुई है। जंग लगने के कारण उससे रोकथाम के तरीके सोचने के लिए भी कहती है। तो ये जो एक्टिविटी है, मतलब ये जो प्रोसेस है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस स्किल्स आर बीइंग डेवलप्ड थ्रू द अबव मेंशन्ड एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के थ्रू जो टीचर है वो बच्चों में कौन सी स्किल्स को डेवलप करनी चाह रही है, कौन सी स्किल्स का कौन से कौशल को विकसित करना चाह रही है इस एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लीजिए क्या किया उसने। पहले कहा कि बच्चों को कि कुतुब मीनार जो पहले लेके गई, फिर उसने कहा कि जो आयरन का पिलर है जो कि 1600 पुराना है, इसके बारे में अपनी कुछ लाइंस लिखो, ठीक है। तो बच्चे क्या करेंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे। पहले तो बच्चों ने ऑब्जर्व किया, लोहे का जो पिलर है उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखा उन्होंने। उसके बाद उन्होंने उसके बारे में लिखा, अपनी लाइंस लिखी, उसको क्लासिफाई किया कि अगर ये रस्ट रेजिस्टेंट है तो क्यों है, उसके बारे में अपने पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने लिखे। उसके बाद उन्हें ये कहा गया कि घर की जो चीजें हैं उनके बारे में भी लिखो कि कौन कौन सी चीजों पे जंग लगा है और उस जंग को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके बारे में भी लिखने को कहा। तो बच्चों ने अपने फाइनल जो कंक्लूजन था वो लिखा कि ऐसा होता है, अगर जंग लगता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने फाइनल अपना एक इन्फेरेंस निकाला। तो उस हिसाब से ये जो स्टेटमेंट दे रखा है, इस हिसाब से जो हमारा सही ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि बच्चे देखो मेजरमेंट कुछ नहीं कर रहे हैं, मेजर थोड़ी ना कर रहे हैं, मेजरमेंट जहां भी है उसको काट दो। ये ऑप्शन क्लासिफिकेशन हो रही है, ऑब्जर्वेशन हो रही है, बट मेजरमेंट जैसा कुछ नहीं हो रहा है। वो मेजर थोड़ी ना कर रहे हैं कि इतना लंबा पिलर है या इतना चौड़ा पिलर है। उसके अलावा हाइपोथेसिस उन्होंने खुद से, उन्हें बस बताया गया कि ये पिलर है, वो अपने उसके बारे में लिखा उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस नहीं बनाई है, ठीक है। अपने दिमाग से कुछ नहीं लिखा उन्होंने। ऐसा नहीं कि उन्हें एक टॉपिक दे दिया गया खुद से और इसके बारे में लिखो, उन्हें दिखाई गई पर्टिकुलर चीज, उसके बारे में वो लिख रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, पहले चीज को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन किया, फिर क्लासिफिकेशन किया, फिर इन्फ्लुएंस किया। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। जो आपकी बेसिक प्रोसेस स्किल्स होते हैं ना, एक और बात आपको याद रखनी है, ये जो प्रोसेस स्किल्स है ना, ऐसा नहीं है कि ये सीरीज में चलते हैं कि पहले ये होगा फिर बाद में ये होगा। जैसे साइंटिफिक मेथड में एक पूरी सीरीज है उसको हम फॉलो करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पूरी सीरीज को हमें फॉलो नहीं करना है। कोई भी स्टेप पहले आ सकता है। देखो जैसे पहले ऑब्जर्वेशन आया, ऑब्जर्वेशन के बाद जरूरी नहीं है कि क्लासिफिकेशन ही आएगा। ऑब्जर्वेशन के बाद वो प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के बाद वो कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। तो ये सीरीज में नहीं चलता, बट ये स्टेप्स होते हैं प्रोसेस स्किल्स के जो आपको याद रखने हैं। ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट,
प्रिडिक्शन, कम्युनिकेटिंग और इन्फेयरिंग, फाइनल कंक्लूजन जिसमें वो देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं किसके, प्रोसेस स्किल्स के, और ये सीरीज में नहीं चलते, आपको ये चीज याद रखनी है। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सेटिस्फाई प्रोसेस वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम एज रिकमेंडेड बाय द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 द्वारा जिस प्रकार प्रस्तावित है उस प्रकार से विज्ञान पाठ्यचर्या की प्रक्रिया वैधता को पूरा नहीं करता है। मतलब इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस प्रोसेस वैलिडिटी को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, इस प्रोसेस जिसमें प्रोसेस वैलिडिटी को फॉलो नहीं कर रहा। अच्छा, ये प्रोसेस वैलिडिटी है क्या? एक्चुअली प्रोसेस वैलिडिटी में हम देखेंगे कि बच्चों का जो किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चों को सिर्फ पढ़ाना है ये जरूरी नहीं है, बच्चों को किस प्रोसेस से पढ़ाया जाए, किस तरह से किन स्टेप्स को हम फॉलो करें, वो हमें देखना है। तो कौन सा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा एक ऑप्शन है जो इस प्रोसेस वैलिडिटी को फॉलो नहीं कर रहा है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, स्टूडेंट डिस्कसिंग द पॉसिबल आउटकम्स of connecting a piece of rubber hairpin and lead to two open end of an electric circuit। बच्चे जो हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया हुआ है और उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो बच्चा एक्टिव है। अच्छा, आपको जब भी पेडागोजी का क्वेश्चन करना है, स्पेशली मैं साइंस पेडागोजी की बात कर रही हूँ, साइंस पेडागोजी का क्वेश्चन आप जब भी करोगे तो आपको अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आता है ना, तो आप क्या करोगे, आपको देखना है कि बच्चा कहाँ पे एक्टिव है। जहां पे जिस स्टेटमेंट में बच्चा आपको एक्टिव दिखे ना, वो हमेशा सही होगा। जिस स्टेटमेंट में बच्चा कहीं कहीं कुछ रटने की बात हो रही है कि बच्चा रट रहा है, बच्चों को रटाया जा रहा है, वो कभी आपका ऑप्शन नहीं होगा। जहां पे बच्चा एक्टिव है, जहां पे वो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, मतलब कंस्ट्रक्ट करके सीख रहा है चीजों को, वहां वो वाला ऑप्शन हमेशा सही होगा। तो ये चीज याद रखनी है कि जहां बच्चा एक्टिव है वो आपका आंसर होगा हमेशा। और जहां बच्चे को सेंटर में रखा हुआ है, मतलब जो आपकी स्टडी है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड। ठीक है, तो जहां पे बच्चे को हम बीच में रख रहे हैं, बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, बच्चे के बारे में कुछ अच्छा है, वो ऑप्शन आपका कभी गलत नहीं होगा, वो हमेशा सही होगा। ठीक है, तो जहां बच्चा एक्टिव है ना, वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। फर्स्ट तो सही है। सेकंड है, स्टूडेंट इन्वॉल्व इन डेवलपिंग हाइपोथेसिस फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड केप्ट इन अ ड्राई कॉटन क्लॉथ एंड मॉइस्ट कॉटन। बच्चे जो है अपनी हाइपोथेसिस लिख रहे हैं। हाइपोथेसिस का मतलब है एक एक्सप्लेनेशन तैयार कर रहे हैं कि दो सीड्स हैं, एक को ड्राई कॉटन में क्लॉथ में रखा था, एक को मॉइस्ट कॉटन क्लॉथ में रखा था, दोनों के बीच का वो डिफरेंस जो है लिख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन अपनी एक लिख रहे हैं। तो ये भी सही है, यहाँ भी बच्चा एक्टिव है। थर्ड है, स्टूडेंट इन्वॉल्व इन मेकिंग अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स गिवन इन द पीरियोडिक टेबल। बच्चे क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स की लिस्ट बना रहे हैं पीरियोडिक टेबल को देख के। तो वो क्या कर रहे हैं, वो तो छाप रहे हैं ना बुक से देख देख के नोटबुक में, यहाँ पे उनका अपना दिमाग नहीं चल रहा, तो यहाँ पे बच्चा ज्यादा एक्टिव नहीं है। यही हमारा ऑप्शन होना चाहिए। बट फोर्थ भी देख लेते हैं, स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेटिंग द एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ डिफरेंट हाउस होल्ड आइटम्स। यहाँ भी बच्चा एक्टिव है, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में पता लगा रहा है, जितनी भी हाउस होल्ड चीजें। तो यहाँ भी बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व है। कहाँ पे बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, ऑप्शन नंबर थर्ड में, जो कि क्या है कि विद्यार्थी आवर्त सारणी में दिए गए तत्वों की सूची बनाने में संलिप्त है। यहाँ पे बच्चा कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ये जो है प्रोसेस वैलिडिटी को फॉलो को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो दिस इज आवर आंसर, ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, प्रोसेस वैलिडिटी के क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, बच्चा जो है डिस्कवरी मतलब करके सीखे, मतलब डिस्कवरी मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहा है, बच्चा खुद से सीखने की कोशिश कर रहा है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, कंस्ट्रक्ट करके चीजों को जोड़ तोड़ के सीख रहा है, प्रोसेस जो सीखने की प्रोसेस है उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। सोशल इंटरेक्शन, सोशली भी बच्चों को ऐसा नहीं कि बुक में जो चीजें हैं उनको बस रटवा दो कि ऐसा होता है, उनको सोशली मतलब इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करा के चीजों को सिखाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्लांट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं कि देखो जो प्लांट्स की लीव्स हैं उनमें पैरेलल वेनेशन होती है, रेटिकुलेट वेनेशन होती है, तो उनको हमें गार्डन में ले जाके, बाहर ले जाके लीफ दिखाएं, ताकि बच्चे को देख के सीखे, एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में आके टच करके देख के मतलब खुद से सीखे चीजों को कि हाँ ये पैरेलल वेनेशन है या रेटिकुलेट वेनेशन है। तो सोशली इंटरेक्ट होकर चीजें सीखनी चाहिए। कंटिन्यूस एंड होलिस्टिक असेसमेंट होनी चाहिए एंड रियल लाइफ रेलिवेंस होना चाहिए, मतलब रियल लाइफ से चीजों को जोड़ के सीखना चाहिए। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं आपकी प्रोसेस वैलिडिटी की जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द साइंस टेक्स्ट बुक ऑफन
The science textbook often include interesting anecdote from the past. One such story is that of accidental discovery of silk in China and the role of travelers and traders in introducing silk to the rest of the world through the Silk Route. विज्ञान पाठ्य पुस्तकों में प्राय अतीत के रुचिकर उपाख्यान शामिल होते हैं। ऐसी ही एक कहानी है चीन में रेशम की आकस्मिक खोज की तथा सिल्क रूट के माध्यम से बाकी दुनिया को रेशम से परिचय कराने में यात्रियों एवं व्यापारियों की भूमिका की। तो व्हाट ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस टीचर लर्निंग आर बीइंग फुलफिल्ड व्हेन इंक्लूडिंग द अबव इन द टेक्स्ट बुक। मतलब इस तरह की जो स्टोरीज दे रखी होती हैं आपकी साइंस टेक्स्ट बुक में, वो क्यों दी हुई होती हैं, उसका एक्चुअली मुख्य जो पर्सपेक्टिव होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है इन स्टोरीज को देने का। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कि टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ साइंस। सेकेंड ऑप्शन है टू डेवलप ए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, बच्चों में क्या हो, ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी विकसित हो। थर्ड ऑप्शन है टू डेवलप एन एप्रिसिएशन ऑफ हाउ साइंस इज सोशली एंड कल्चरली एम्बेडेड, इसकी सराहना विकसित करना कि कैसे विज्ञान सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से अंतस्थापित है। फोर्थ ऑप्शन है टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ साइंस कंटेंट बाय इंक्लूडिंग फन स्टोरी, कि बच्चों को ना बर्डन कम करना है, इस तरह की फन स्टोरीज इसलिए वो ऐड करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बर्डन कम करने के लिए थोड़ी ना स्टोरीज ऐड करते हैं, बच्चों को सही तरीके से सिखाने के लिए, ताकि उनको लॉन्ग टर्म तक याद रहे। तो स्टोरी के माध्यम से उनको चीजें सिखाई जाती हैं और जो रियलिटी है वही बताई जा रही है। तो इससे क्या है, बच्चों में विज्ञान की प्रकृति की समझ को विकसित हो ही रही है, उसके साथ साथ ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी विकसित होता है और इसकी सराहना विकसित करने की कैसे विज्ञान सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से अंतस्थापित है, मतलब वो किस तरह से सोशल कल्चरली आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये भी हमें पता चलता है। दैट्स वाई ये स्टोरीज जो है आपकी बुक में दी होती हैं। तो ए बी सी आपका सही ऑप्शन होगा। ए बी सी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है, मतलब 4 है, होने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क वुड नॉट कंट्रीब्यूट टू डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर अमंग स्टूडेंट्स। चारों में से 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप नहीं कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है एम्फसाइज द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, ये तो अच्छा लग रहा है कि वैज्ञानिक अवधारणाओं के विकास के ऐतिहासिक पक्षों पर बल देना। सेकंड है रीडिंग आउट द टेनेट्स ऑफ नेचर ऑफ साइंस, मतलब नेचर ऑफ साइंस के रूल्स पढ़ लिए आपने, उसके बारे में पढ़ लिया, दैट्स इट। तो देख लेते हैं, ये सही तो नहीं लग रहा, पहले बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। थर्ड है इनकरेज द स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चंस, बच्चे को इनकरेज करना ताकि बच्चा जो है ना क्वेश्चंस पुट करे, तो ये तो सही है। प्रोवाइड हैंड ऑन एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स, बच्चों को हैंड ऑन एक्टिविटीज ज्यादा कराना, तो ये भी सही है। तो ये तो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप कर रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड भी साइंटिफिक टेम्पर डेवलप कर रहा है, फर्स्ट भी साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप कर रहा है। बट जो सेकंड ऑप्शन है कि रीडिंग आउट द टेनेट्स ऑफ नेचर ऑफ साइंस, दिस इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है, ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, रीडिंग आउट द टेनेट्स ऑफ नेचर ऑफ साइंस इज नॉट ट्रू, विज्ञान की प्रकृति के सिद्धांतों को पढ़ना, सिर्फ पढ़ लिया इससे कोई साइंटिफिक टेम्पर डेवलप नहीं होता है, तो ये भी आपका सही आंसर नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू इंट्रोड्यूस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू ग्रेड 7 लर्नर एज पर द इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच। कि नीचे दी हुई कौन सी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कि क्या कर रही है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू इंट्रोड्यूस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बच्चों को पढ़ाना है। तो नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ठीक है, एज पर द इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच, कौन सा एक एक्टिविटी जो है वो सही है बच्चों को मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बताने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है इनिशिएट अ डिस्कशन ऑन स्टूडेंट्स एवरीडे एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग मेटालिक एंड नॉन मेटालिक सब्सटेंसेज, ये तो सही है कि धात्विक और अधात्विक पदार्थों का प्रयोग करने के विद्यार्थियों के दैनिक अनुभवों पर परिचर्चा करने की पहल करना। सेकेंड है डिफाइन द टर्म सोनोरस, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, कि बच्चों को बोल दिया जाए कि सोनोरस क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इन सब चीजों को बच्चा बताए। उसके अलावा है गिव अ सेट ऑफ मटेरियल टू स्टूडेंट एंड आस्क देम टू डिड्यूस द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। देखो एक चीज मैंने आपको अभी भी बताई थी स्टार्टिंग में कि अगर जब आपको लगे ना कि आपको लगता है कि यार ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो आपको ये देखना है ऑप्शन में कि कौन से ऑप्शन में बच्चा ज्यादा एक्टिव है, जिस ऑप्शन में बच्चा ज्यादा एक्टिव है ना वही आपका आंसर होगा।
तो ये जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर थर्ड, गिव अ सेट ऑफ मटेरियल, बच्चों को कुछ सब्सटेंस मटेरियल दे दिया एंड आस्क देम टू डिड्यूस द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, उनसे पूछा गया कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो ये सही लग रहा है। फोर्थ देख लेते हैं, लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द ब्लैक बोर्ड, कि भाई श्याम पट पर धातुओं और धातुओं के भौतिक गुणों के बीच के अंतरों को सूचीबद्ध करना, कि ब्लैक बोर्ड पे लिख दो। तो जहां बच्चा एक्टिवली, जहां पे बच्चा खुद से चीजों को सीख रहा है, एक्टिवली इन्वॉल्व है, वही आपका राइट आंसर होगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, जहां पे आप बच्चों को एक सेट ऑफ मटेरियल दे रहे हो और उनको पूछ रहे हो कि विच वन इज मेटल विच वन इज नॉन मेटल, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो यहाँ पे बच्चा ज्यादा एक्टिव होगा जस्ट राइट डाउन करने के कंपैरिजन में। जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो सही है। विद्यार्थियों को सामग्री का एक समुच्चय देना तथा उन्हें अधातुओं और धातुओं के गुणों का निगम करने के लिए कहना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपकी जो इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच है ना, उसमें ये स्टेप्स होते हैं। इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच में क्या होता है, बच्चा क्वेश्चनिंग करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, फिर एक्सप्लेनेशन होगी, फिर इलेबोरेट करेगा, चीजों को इवेल्युएट करेगा और कम्युनिकेट करेगा। तो ये इंक्वायरी बेस्ड अप्रोचेस के स्टेप्स है जिन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। देखो इसमें ना इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच हो, प्रोसेस स्किल्स हो, साइंटिफिक मेथड्स हो, सारे स्टेप्स ना आपस में मिले जुले हैं, आपस में मिले हुए हैं, और सभी स्टेप्स हम यही बता रहे हैं कि किस तरह से बच्चे को हमें एक्टिवली इन्वॉल्व करना है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच में तो ये स्टेप है, अभी पीछे जो मैंने स्टेप्स बताए प्रोसेस स्किल्स के, उसमें तो उसमें भी ऐसे ऐसे स्टेप्स, तो स्टेप्स ना सेम होंगे, कहीं एक दो वेरिएशन होगी, स्टेप्स सेम ही रहते हैं। जैसे साइंटिफिक मेथड्स की अगर मैं स्टेप की बात करूं, साइंटिफिक मेथड आपको साइंटिफिक मेथड की मैं स्टेप्स बता दूं। जैसे साइंटिफिक मेथड के स्टेप है ना, वो तो फिक्स है, वो तो मतलब ऐसा है कि पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा। बट जो प्रोसेस स्किल्स हैं या इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच है, तो जरूरी नहीं इन स्टेप्स को सीक्वेंस में ही फॉलो करना है। जो साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स होते हैं उनको हम सीक्वेंस में फॉलो करते हैं। वो क्या होते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं। अगर आपको ये स्टेप्स याद है ना, तो बाकी स्टेप्स को आपको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है। साइंटिफिक मेथड्स के जो स्टेप्स हैं वो क्या है, ऑब्जर्वेशन करेंगे पहले, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के बाद फिर हम अपनी एक हाइपोथेसिस तैयार करते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन। हाइपोथेसिस तैयार करते हैं, हाइपोथेसिस के बाद फिर हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसके बाद फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं एंड देन हमारा फाइनल रिजल्ट आता है। इस कंक्लूजन के बेस पे मतलब रिजल्ट हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये साइंटिफिक मेथड है जिसको हम फॉलो करते हैं जनरली। ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन और रिजल्ट, मतलब कंक्लूजन और रिजल्ट सेम ही है, फाइनल कंक्लूजन के बेस पे ही हमारा रिजल्ट जो है तैयार होता है। ठीक है, तो ये साइंटिफिक मेथड्स हैं, इनको आपको पता होना चाहिए कि कहीं भी जो काम कर रहे हैं, हम साइंस की फील्ड में भी काम कर रहे हैं, तो इन स्टेप्स को ही फॉलो हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, तीन स्टेटमेंट्स आपके पास दे रखी हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटेशन नीड टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन अपर प्राइमरी स्टेज टू वेरीफाई थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स, की मीमांसात्मक मतलब सैद्धांतिक सिद्धांतों की सत्यापित करने हेतु उच्च प्राथमिक स्तर पर, मतलब जो 6 to 8 की क्लासेस हैं उनके लिए बात हो रही है, सुव्यवस्थित प्रयोग को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। स्टेटमेंट सेकंड है, एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ साइंस। थर्ड है, मोस्ट कॉन्सेप्ट शुड बी अराइव्ड एट बाय एन इंडक्टिव अप्रोच एट अपर प्राइमरी लेवल, कि अपर प्राइमरी लेवल में जो ज्यादातर आगानात्मक उपागम द्वारा अधिकांश अवधारणाओं तक पहुंचना चाहिए। कि मतलब तीन स्टेटमेंट्स आपके पास दी हैं, तीनों अलग अलग चीजें डिफाइन कर रही है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटेशन नीड टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन अपर प्राइमरी स्टेज टू वेरीफाई थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स, कि जो 6 to 8 के बच्चे हैं ना, उनको हमें क्या करना चाहिए, सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट कराने चाहिए, जो कि सही नहीं है, क्योंकि इस स्टेज पे बच्चे के अभी तक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसकी डेवलप हो रही है। तो इस स्टेज पे हम बच्चों को सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट नहीं कराएंगे। हमें सिर्फ बच्चों को बताना है, चीजों को सिखाना है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेटल, उनको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो बच्चे को समझ में आएगा कि हाँ मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो कौन कौन से मेटल की चीजें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजों को इंट्रोड्यूस कराना है, डायरेक्ट हमें सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंटेशन पे नहीं पहुंचना है। उसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट है कि एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ साइंस। तो ये सही है कि एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही हम साइंस को अच्छे से समझा सकते हैं। थर्ड है, मोस्ट
कॉन्सेप्ट शुड बी अराइव्ड एट बाय इंडक्टिव अप्रोच एट अपर प्राइमरी लेवल, की काफी सारे जो कॉन्सेप्ट है ना उनको इंडक्टिव अप्रोच से हम समझा सकते हैं। अच्छा देखो, अब इंडक्टिव अप्रोच क्या होती है? इंडक्टिव अप्रोच होती है जहां पे हम बच्चे को पहले एग्जाम्पल बताते हैं और एग्जाम्पल के बाद फिर हम उसको रूल बताते हैं, एग्जाम्पल के बाद हम डेफिनेशन बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि आयरन सिंक्स इन वाटर, कि हमने टीचर ने बताया कि आयरन जो है ना पानी में डूब जाता है, स्टोन जो है वो भी पानी में डूब जाता है। तो स्टूडेंट्स कंक्लूड करेंगे कि देखो जो हैवी चीजें होती है ना वो पानी में डूब जाएगी। तो इस तरह से छोटी छोटी एक्टिविटीज हमें इंट्रोड्यूस करानी है बच्चों को। तो इंडक्टिव अप्रोच का मतलब है, देखो दो तरह की अप्रोच होती है, एक होती है इंडक्टिव अप्रोच, एक होती है डिडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है, एग्जाम्पल से रूल की तरफ चलते हैं। पहले हम बच्चों को एग्जाम्पल समझाएंगे, उसके बाद फिर रूल, जो कि छोटे बच्चों को हम इंडक्टिव अप्रोच के थ्रू ही समझाते हैं। उसके बाद आता है डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच हम हायर क्लासेस में यूज करते हैं। डिडक्टिव अप्रोच में क्या होता है, पहले हम रूल बताएंगे, रूल के बाद फिर हम एग्जाम्पल बताएंगे। जैसे 9th 10th 12th क्लासेस जो हैं उनको हम डिडक्टिव अप्रोच के थ्रू पढ़ाते हैं। जो प्राइमरी के बच्चे हैं या अपर प्राइमरी के बच्चे हैं उनको हम इंडक्टिव अप्रोच के थ्रू जो है चीजें सिखाते हैं। इंडक्टिव अप्रोच में आपको याद रखना है एग्जाम्पल से रूल, आई से इंडक्टिव, आई ई से एग्जाम्पल, आई ई आपस में ई का साउंड हो रहा है ना, इंडक्टिव और एग्जाम्पल, तो दोनों याद रखना। इससे इंडक्टिव अप्रोच मतलब एग्जाम्पल से रूल, डिडक्टिव अप्रोच मतलब रूल से एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया अभी कि इंडक्टिव अप्रोच में हमने बताया कि मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो डिडक्टिव अप्रोच में क्या होगा, हमने बच्चों को बताया कि मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो बच्चा क्या करेगा, फिर उसको मतलब कंडक्ट करके देखेगा, उसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट है वो करके देखेगा कि सच में क्या मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं करते। तो दिस इज कॉल्ड डिडक्टिव अप्रोच। तो स्टेटमेंट सेकंड और स्टेटमेंट थर्ड जो है दोनों ही सही है, जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो सही नहीं है। तो आपका जो आंसर होगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन होगा बोथ S2 एंड S3 आर ट्रू बट S1 इज फॉल्स। अब ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है कि S2 और S3 तो दोनों सत्य हैं किंतु S1 असत्य है। ठीक है, सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंटेशन हम हायर क्लासेस में कराते हैं, ना कि अपर प्राइमरी स्टेज पे। ठीक है, ये डिफरेंस दे रखा है इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच का, एक बार रीड कर लेना आप। इंडक्टिव अप्रोच में क्या कर रहे हैं, हम एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं, और डिडक्टिव अप्रोच में हम रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज, बिफोर बिगिनिंग टू फॉर्मली टीच अ चैप्टर ऑन फोर्स इन क्लास 6, अ टीचर होल्ड अ डिस्कशन इन विच शी आस्क्ड चिल्ड्रन टू इमेजिन व्हाट वुड दे डू इफ दे विश टू कीप अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड फॉर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। हाउ कैन शी मोस्ट सुटेबली यूज द चिल्ड्रन रिस्पॉन्स। कक्षा 6 में बल पर पाठ का औपचारिक रूप से पढ़ाना आरंभ करने से पहले शिक्षिका एक परिचर्चा करती है। मतलब एक टीचर है जिसने फोर्स चैप्टर पढ़ाना है, बट पढ़ाने से पहले उसने एक स्टेटमेंट दी, उसने एक परिचर्चा की, जिसमें वह बच्चों को ये कल्पना करने के लिए कहती है कि क्या करेंगे अगर वह गेंद को मैदान पर बहुत लंबी दूर तक लुढ़काए रखना चाहते हैं। अगर काफी दूर तक वो चाहते हैं कि बॉल उनकी जाए तो बच्चों को क्या करना चाहिए, वह बच्चों के उत्तरों को कैसे सर्वाधिक उपयुक्त रूप से प्रयोग कर सकती है। टू वैल्यूएट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करेगी यहाँ पे, या टू असेस स्टूडेंट्स प्री कंसेप्शन, बच्चों की जो प्री कंसेप्शन है ना, पूर्व अवधारणा है, उनको आंकने के लिए वो इस चीज को यूज कर रही है। टू डिटरमिन द पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी टू बी अडॉप्टेड टू टीच द कॉन्सेप्ट, की जो टीचर है ना पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट कर रही है। या फिर ऑप्शन डी है, टू एनेबल स्टूडेंट्स टू डिफाइन फोर्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी और सी जो है आपके सही है, कि टू असेस स्टूडेंट प्री कंसेप्शन, के बच्चे के जो प्री कंसेप्शन हैं, जो पूर्व अवधारणाएं हैं, उनके लिए उनको मतलब उनको पूर्व धारणा को आंकने के लिए जो है टीचर ये एग्जाम्पल देती है। उसके अलावा जो ऑप्शन सी है, टू डिटरमिन द पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी टू बी अडॉप्टेड टीच द कॉन्सेप्ट। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों ऑप्शन सही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ डाइवर्जेंट क्वेश्चन इन साइंस क्लासरूम कैन बी। विज्ञान कक्षा में अब सारी प्रश्नों का उद्देश्य हो सकता है कि साइंस की क्लास में हम डाइवर्जेंट क्वेश्चन क्यों पूछते हैं। देखो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक होते हैं कन्वर्जेंट क्वेश्चन, एक होते हैं डाइवर्जेंट क्वेश्चन। एक होते हैं कन्वर्जेंट, एक होते हैं डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में क्या होता है, बच्चों को दिशाओं में सोचने का ऑप्शन जो है मिलता है, मतलब बच्चा जो है दिशाओं में सोच के अपना आंसर बताता है डाइवर्जेंट में। कन्वर्जेंट में क्या है, उसको जस्ट जैसे ये जो आपके एमसीक्यू है ना, जो आप
जो आप जैसे आप मान लो आपने सीटेट का जो पेपर दे रहे हो, जैसे ये जो हम अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये कन्वर्जेंट क्वेश्चन है। इसमें आप खुद से कुछ नहीं लिख सकते, इसमें लिखना नहीं है, आपको बस एक ऑप्शन को टिक करना है। आपके पास एक ऑप्शन होता है इसमें टिक करने के लिए। डाइवर्जेंट में क्या है, आप पूरी फुल एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। जो भी आप सोच रहे हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, उसको प्रॉपरली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इन योर ओन वर्ड्स। दैट इज डाइवर्जेंट क्वेश्चन। कन्वर्जेंट क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें सिर्फ एक ऑप्शन बताना है, वन वर्ड आंसर जैसे हो गई, ठीक है। कन्वर्जेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन होते हैं। डाइवर्जेंट क्वेश्चन जो होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये डाइवर्जेंट जो है ओपन एंडेड होते हैं और ये क्लोज्ड एंडेड होते हैं। मतलब आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन टिक करना है, एक ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन चारों में से एक ऑप्शन आपको टिक करना है। उसके अलावा आप अपने वर्ड्स में, अपनी लैंग्वेज में उसमें कुछ नहीं लिख सकते। डाइवर्जेंट क्वेश्चन में हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करते हैं। जो भी हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सोच रहे हैं उसको फुल्ली एक्सप्लेन कर सकते हैं इन आवर ओन वर्ड्स, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया है कि द पर्पस ऑफ डाइवर्जेंट क्वेश्चन पूछने का पर्पस क्या है? टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, यस। टू डिसर्न बिटवीन स्टूडेंट, कि बच्चों के बीच भेदभाव करना, तो ये तो नहीं है सही। डेवलप कम्युनिकेशन को डेवलप करना। टू आइडेंटिफाई गिफ्टेड स्टूडेंट्स, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स है उनका आपको पता चल जाएगा, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप। टू आइडेंटिफाई ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शंस, कि बच्चों का वैकल्पिक जो अवधारणाएं हैं उनका आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा टू अप्रिशिएट सब्जेक्टिविटी इन साइंस। तो आपके जो दो ऑप्शन है, टू डिसर्न, ऑप्शन बी टू डिसर्न बिटवीन स्टूडेंट, एंड ऑप्शन डी टू आइडेंटिफाई गिफ्टेड स्टूडेंट, ये दोनों ऑप्शन सही नहीं है। उसके अलावा बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर ए, सी, ई एंड एफ। तो ऑप्शन नंबर ए, सी, ई, एफ दिया हुआ है क्वेश्चन आपके ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? तो ये डिफरेंस है डाइवर्जेंट क्वेश्चन और कन्वर्जेंट क्वेश्चन के बीच में। एक बार आप देख लेना, जो कन्वर्जेंट क्वेश्चन है उसमें सिंगल करेक्ट आपको आंसर देना होता है, सिंगल वर्ड में, वन वर्ड में, या फिर आप सीधा टिक करोगे क्वेश्चन को। ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या है, मल्टीपल पॉसिबल आंसर आइडियाज और अप्रोचेस को आप यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया डाइवर्जेंट क्वेश्चन और कन्वर्जेंट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का। जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी इन साइंस एंटेल्स। एंटेल्स का मतलब होता है इन्वॉल्व, कि जो जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी है साइंस में, वो क्या इन्वॉल्व करती है, उसमें क्या होता है। मतलब विज्ञान में लिंग प्रति संवेदी शिक्षा शास्त्र अपनी हारे बनाता है क्या? कि यूज ऑफ जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज, कि हमें क्या है ना, जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब है, ऐसा नहीं है कि क्लास में देखो 25 बच्चे, 30 बच्चे हैं, मान लो 15 बॉयज हैं, 15 गर्ल्स हैं, तो ऐसा नहीं कि हमेशा बॉयज को ही एम्फेसाइज करो आंसर देने के लिए। आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो आप हमेशा बॉयज को ही मौका दे रहे हो, गर्ल्स को मौका दे ही नहीं रहे हो, या आप हमेशा गर्ल्स को ही ऑप्शन मौका दे रहे हो आंसर देने का, बॉयज को दे ही नहीं रहे हो। तो इस तरह की, ये आपने एग्जाम्पल में, आपने कुछ क्लास में पढ़ाया तो आप एग्जाम्पल दे रहे हो कि ही कैन डू दिस, ही कैन डू दिस, या फिर शी कैन डू दिस, शी कैन डू दिस। तो हमेशा आपको जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज यूज करनी है, जिसमें बच्चे को, मतलब ही शी आपको पर्टिकुलर यूज नहीं करना है। आपको इस तरह से एग्जाम्पल देना है कि बच्चे को फील ना हो कि ये बॉयज का एग्जाम्पल दे रहे हैं या गर्ल्स का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज हमें यूज करनी है। बी है एंगेजिंग स्टूडेंट इन एग्जामिनिंग स्टीरियोटाइप्स, कि बच्चों को एंगेज करना कि स्टीरियोटाइप्स के बारे में एग्जामिन करो, कि स्टीरियोटाइप किस किस तरह से हो सकता है, ठीक है। जो रूढ़िवादी धारणाएं चली आ रही हैं पहले से काफी टाइम से, तो उनका एग्जाम्पल, उनको एग्जामिन करने के लिए पूछेंगे टीचर्स। मेकिंग जेंडर बेस्ड ग्रुप, जेंडर के बेस पे ग्रुपिज्म नहीं करनी है कि बॉयज का ग्रुप अलग बना दिया, गर्ल्स का ग्रुप अलग बना दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। यूजिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट, कि जो बॉयज के लिए इंस्ट्रक्शन होंगे वो अलग होंगे, गर्ल्स के लिए इंस्ट्रक्शन होंगे वो अलग होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, यूज ऑफ जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज। दूसरा, एंगेज स्टूडेंट इन एग्जामिनिंग स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप को एग्जामिन करने के बारे में उनको बोला जाएगा, उनसे एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। जैसे पहले के टाइम में क्या होता था ना, एड्स वगैरह, या बुक का ही एग्जाम्पल मैं ले लूं, तो बुक्स में भी बॉयज को डॉक्टर दिखाया जाता था, बॉयज डॉक्टर हैं, बॉयज इंजीनियर हैं, बॉयज पायलट है। तो ऐसा नहीं है, गर्ल्स कैन ऑल्सो डू। इट डिपेंड्स कि किसका क्या इंटरेस्ट है। बॉयज और गर्ल्स दोनों जो भी करेंगे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। इसमें ये नहीं होता कि बॉयज ये नहीं कर सकते या गर्ल्स ये नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन जो है सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर ए और बी सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो कि है ए और बी, दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, इस क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको लगता है इसमें कुछ और एड ऑन होना चाहिए, किस तरह से कुछ अपना, अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, कुछ भी आपको लगे
अप एंड डाउन, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि इस चीज को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। देखो हम किसी भी स्टेज में सीख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आई एम द परफेक्ट टीचर, है ना। तो अगर आपको कहीं लगता है कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो ऑफ कोर्स। एंड उसके अलावा ये तो रहे हमारे 10 क्वेश्चन। इसी तरह से हमें 10 क्वेश्चन करते हुए पैडागोजी के 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद देयर कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा और आपके क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये सीरीज इसी तरह से चलती रहेगी आपके एग्जाम तक। एंड दोनों ही सीरीज, जो थ्योरी वाली है वो भी और पैडागोजी वाली, दोनों ही हम साइड वाइज लेके चलेंगे, दोनों को साथ लेते हुए चलेंगे। तो मैंने आपको बताया है शाम को 7 बजे आपको जो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो है वो मिल जाएगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। और उसके अलावा थ्योरी प्लस पैडागोजी तो शाम को 7 बजे मिल ही रही है, और जो आपकी एनसीईआरटी की सीरीज हम चला रहे हैं वो भी आपको मिलेंगी। उसका टाइम नहीं है बट वो हफ्ते में एक बार आपको मिल जाएगी। तो मैं जब भी वो वीडियो आप बनेगी तो आपको मैं उसमें अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। बाकी वो उन बच्चों के लिए है जो सीटेट क्लियर कर चुके हैं, बट सीटेट की अगर आप तैयारी करें तो आपके लिए वीडियो जो है, ये 2 सीरीज जो है ये सही है, और 2 सीरीज हम कंटिन्यू करते हुए चलेंगे अपने एग्जाम तक। काफी सारे क्वेश्चंस भी लगाएंगे, सब एवरीथिंग इज प्लान्ड, ठीक है। जैसे पहले के बच्चे जो जुड़े हुए थे इस चैनल के साथ, उन्होंने काफी अच्छा स्कोर किया है। अभी भी मैसेज आए, व्हाट्सएप किया, उन्होंने मेल किया कि हमने इतना स्कोर किया, तो अच्छा लगता है सुन के। तो अगर आपको लगता है कि हाँ पढ़ाई अच्छी हो रही है, हमें चीजें समझ में आ रही है, तो स्टे कनेक्टेड विद मी एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अच्छा लगे आपको तो। और ये जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस अकेडमी पे मिल ही जाएंगे। एंड कोई कुछ आपको सजेशन देना हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।